अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक सिलसिला जो है आर्टिकल वाइज कॉन्स्टिट्यूशन का चल रहा था, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 49 आर्टिकल्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिनकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उनको देखें और उसके बाद आप फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको इसमें सीरीज़ के अंदर किस तरह की इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर हम जो इस तरफ आज चलना चाह रहे हैं, जिस चैप्टर को ले स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो है पाकिस्तान की पार्लिमान के मुतालिक मजलिस शूरा, जिसको पाकिस्तान के अंदर मजलिस शूरा कहा जाता है। बिकॉज पाकिस्तान इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी का, वो मैंने जब आर्टिकल 1 करवाया था तो उसके अंदर मैंने ज़रूर बताया था। जब फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान डिस्कस की थी तो उसके अंदर भी मैंने ये चीज़ बताई थी। तो पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है वो है जी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जब भी होगी तो वहाँ पर हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट दो अलग अलग बंदों में मौजूद होगा। और हेड ऑफ गवर्नमेंट हमेशा आपका पार्लिमान से आएगा, ठीक है। मतलब कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, और कैबिनेट का जो हेड होगा या फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, वो आपका आएगा हमेशा पार्लिमान से। और पार्लिमान जो है इसमें बड़ा डिसाइसिव रोल अदा करेगी। और पार्लिमान का भी जो लोअर हाउस होगा, जिसको पाकिस्तान में ईवान मुकन्नना यानी नेशनल असम्बली कहते हैं, और सेनेट इज द अपर हाउस। लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। इस चैप्टर के अंदर आर्टिकल 50 से लेकर आर्टिकल 89 तक, चैप्टर 2 द मजलिस शूरा पार्लियामेंट के अंदर आर्टिकल 50 से लेकर आर्टिकल 89 तक के जो आर्टिकल्स हैं ये पार्लियामेंट को डील करते हैं। उसके अंदर फिर मुख्तलिफ फंक्शंस हैं कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या होता है, लिस्ट क्या होती है, जुरिस्डिक्शन कौन सी होगी, कौन सी प्रोविंशियल लिस्ट होगी, फेडरल लिस्ट होगी, तमाम मामला। फिर बजट के रिलेटेड मामला, बजट कैसे अप्रूव होता है, ऑल द फंक्शंस जो पार्लियामेंट परफॉर्म करती है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस भी, ईच एंड एवरीथिंग, वो आर्टिकल 50 से लेकर आर्टिकल 89 के दरमियान जो है वो मौजूद है। और इसके अलावा अगर पार्लियामेंट इन सेशन नहीं है तो ऑर्डिनेंस के लिए क्या मामला या तरीकाकार होता है, तो वो भी आपका इसी ही चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा। तो पार्लियामेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप इस चैप्टर को आज से भी अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप इसको बड़े फोकस से होकर सुनेंगे तो आपको पाकिस्तान की पार्लियामेंट के रिलेटेड कॉन्सेप्ट जितने भी हैं वो अजबर भी हो जाएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे अच्छे तरीके से। सो आर्टिकल 50 जो है वो आपका डील करता है मजलिस शूरा। आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द मजलिस शूरा, और वो ये कहता है कि देयर शैल बी ए मजलिस शूरा पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस टू बी नोन एज रिस्पेक्टिवली एज नेशनल। अब एमसीक्यू में वो क्या कर सकता है, अगर वो एमसीक्यू पूछे तो वो ये कह सकता है कि जी पार्लियामेंट जो है वो क्या होगी, नेशनल असेंबली, सेनेट, या नेशनल असेंबली सेनेट एंड प्रेसिडेंट। तो अक्सर जो स्टूडेंट्स होंगे वो नेशनल असेंबली एंड सेनेट को पार्लियामेंट टिक कर देंगे और ये क्वेश्चन गलत कर देंगे। लेकिन आप इस बात को सिंपल तरीके से याद रखें कि जब तक प्रेसिडेंशियल एक्सेंट नहीं होती, प्रेसिडेंशियल सिग्नेचर नहीं होते किसी भी पीस ऑफ लेजिस्लेशन पे, पीस ऑफ बिल पे, तो वो एक्ट नहीं बनता। एक्ट तब बनेगा जब प्रेसिडेंशियल साइन हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेशनल असेंबली, सेनेट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये मिलाकर कमुलेटिवली आपका पार्लियामेंट जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करे होंगे। तो ये है जी आपकी मदद से शूरा। इसके बाद आर्टिकल 51 जो है वो नेशनल असेंबली को डील करता है। तो ये भी पूछा जा सकता है भाई कौन सा आर्टिकल किसको डील करता है। अब फॉर इंस्टेंस वो पूछ ले आपसे कि आर्टिकल 50 डील्स विद द पार्लियामेंट फॉर इंस्टेंस, तो आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली की क्या कंपोजिशन होगी और क्या मामलात होंगे, ये जो चीज डील कर रहा है ये आपका कौन है, ये आर्टिकल आपका 51 है, ठीक है। तो आर्टिकल 51 ही हमारा आज दूसरा आर्टिकल होगा जिसको हम पूरा का पूरा आज इसको डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। आर्टिकल 51 इज क्वाइट लेंथी आर्टिकल। आर्टिकल 51 बेसिकली आपकी कंपोजिशन ऑफ द नेशनल असेंबली बताएगा। पहले वो बात करता है, ये देखें आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मेनली तौर पे ही, there shall be 336 seats for members in the National Assembly, including seats reserved for women and non-Muslims। ठीक है, टोटल 336 सीट्स होंगी, उसमें से 60 फॉर द वुमेन होगी और 10 फॉर द माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम्स होंगी। बाकी 266 विल बी द जनरल सीट, जिन पर आप वन पर्सन वन वोट के हिसाब से इलेक्शंस करवाएंगे और उस पर फिर जो है वो करोगे। अच्छा, पाकिस्तान में जो वोटिंग सिस्टम है इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि प्लूरल वोटिंग क्या होती है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, ये भी क्योंकि अक्सर लोगों का पोल साइंस भी है ताकि उनको इसमें भी हेल्प कर रहा होगा। और ये मेरी वीडियोस का मकसद ये है कि आपको एक साथ पब्लिक एड, पोल साइंस, पाक अफेयर्स और करंट अफेयर्स में भी जहाँ पर आपको ज़रूरत है आर्टिकल्स यूज़ करने की, इसके अलावा ऐसे में तो डेफिनेटली जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है आप कॉन्स्टिट्यूशनल अगर चीज़ें देंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जितना आप उसको पॉलिसी लेवल की चीज़ें देंगे तो एग्जामिनर उतना आपसे करता है कि ही नोज द सिस्टम, ही नोज द प्रोसेस, दिस गाय नोज द थिंग्स। तो वो उस हिसाब से चीज़ें कर रहा होता है।
तो नेशनल असेंबली ये कहती है कि देयर शैल बी, नेशनल असेंबली का जो आर्टिकल 51 डील करता है वो कहता है कि देयर शैल बी 336 सीट्स होंगी, उसमें से रिजर्व सीट फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम्स इंक्लूडेड है। उसके अंदर जो पर्सन जो वोट कर सकता है वो कौन होगा? अगर वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो, 18 ईयर्स की उसकी एज होनी चाहिए, मैंने यूनिवर्सल सफरेज हो, और उसका नेम इलेक्टोरल रोल बनता है। इलेक्टोरल रोल आपका बनता है जब आपका जिसको वोटर लिस्टें भी कहते हैं, जो आपका इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करता है। और ये मैंने जब इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट करवा रहा था उसमें भी, सीरीज के अंदर मैंने ये चीज़ उसकी वीडियो में भी ये बताया कि इलेक्टोरल रोल कैसे बनाते हैं, क्या होता है। और ही इज नॉट डिक्लेयर्ड बाय कंपिटेंट कोर्ट टू बी अनसाउंड माइंड, और उसको कंपिटेंट कोर्ट जो है उसकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है कि ये अपनी सेंसेस में नहीं है, ये अनसेन माइंड इसका नहीं है, ये साउंड माइंड वाला बंदा है, तो वो बंदा जो है वोट कर सकता है। ये आर्टिकल 51 का सब सेक्शन 2 ये कहता है कि कौन सा बंदा वोटिंग के लिए एलिजिबल होगा, वोटर कौन हो सकता है। फिर आर्टिकल 51 का सब सेक्शन 3 बेसिकली 336 जो टोटल सीट्स हैं उनकी डिवीजन देता है। अच्छा, मैं यहाँ बताता चलूँ कि जो वुमेन की सीट्स होंगी ना और जो माइनॉरिटीज की सीट्स होंगी उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में टोटली फर्क है। ठीक है, जो वुमेन की सीट्स होंगी वो आपकी जो जनरल सीट्स पे परफॉर्मेंस है पार्टीज की प्रोविंस वाइज उसके हिसाब से दी जाएंगी, लेकिन जो माइनॉरिटी की सीट्स हैं वो ओवरऑल दी जाएंगी। और माइनॉरिटी आपके लिए पूरा पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसीडर की जाएगा। फॉर इंस्टेंस आप अगर देखें जनरल सीट्स हैं बलूचिस्तान की 16, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा 45, पंजाब की 141, सिंध की 61 और फेडरल कैपिटल की 3, तो 266 जो है आपका टोटल ये नंबर बनता है। तो फेडरल कैपिटल से कोई भी आपकी फीमेल सीट नहीं है। अब बलूचिस्तान की जो 16 में से 4 है ना, अब इसका डिवीजन इस तरह से होगी कि 16 का आप एक पार्टी है उसने ली 8 सीटें बलूचिस्तान से नेशनल असेंबली की। तो 8 सीटें एक पार्टी ने ली है। फॉर इंस्टेंस एक पार्टी है उसका नाम है, ठीक है, उसका नाम है, जैसे अभी बलूचिस्तान में जो पार्टी परफॉर्मेंस कर रही है उसका नाम है, जो उस टाइम पे इलेक्शन जीत रही है, उसका नाम है बाप। ठीक है, बाप पार्टी। और वो जो है 8 सीट्स ले लेती है नेशनल असेंबली की, जनरल सीट्स। ठीक है, तो वो 8 सीट्स ले रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको 2 वुमेन सीट्स मिलेंगी। ठीक है, इसी तरह से पंजाब में 141 है, तो अगर किसी ने 100 सीट्स ली हैं तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि 4 टोटल थी ना, 4 में से 2 आपने हाफ दे दी। इस तरह से परसेंटेज निकाल के आप उसकी फिर वुमेन परसेंटेज में से उसका एग्रीगेट निकाल के आप सीट्स असाइन करेंगे उस पार्टी को इन द नेशनल असेंबली फॉर द वुमेन। लाइकवाइज पंजाब में 141 है तो 32 वुमेन सीट्स हैं। एक पार्टी है उसने 80% सीट्स ले ली, 80% सीट्स हम कर लेते हैं 112 सीटें, तो 32 का 80% बनता है अराउंड अबाउट आपका 25 पॉइंट समथिंग। ठीक है, सो 25.6, तो 26 सीटें जो हैं उस पार्टी को दे दी जाएंगी जिसके 80% वोट होंगे। इस तरह से आपने डिवाइड करना है कि इस पार्टी ने कितने वोट लिए हैं और वो कितनी सीट्स ले सकती है। तो ये आपका तरीकाकार हो रहा होगा कि आपने किस तरह से सीट्स असाइन करनी है जब वुमेन की सीट्स आपने असाइन करनी है नेशनल असेंबली में, जो इलेक्शन कमीशन कर रहा होगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे बड़ी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अब इसमें भी फिर ये होगा कि आपका जो है ना लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है। फॉर इंस्टेंस बलूचिस्तान में 4 वुमेन सीट्स है ना, तो 4 वुमेन सीट्स के अगेंस्ट जो है कुछ कवरिंग कैंडिडेट्स भी आप देते हो, लेकिन एक पार्टी है उसने 4 नाम दे दिए फीमेल्स के। अब उस पार्टी की टोटल सीट्स जनरल असेंबली में, नेशनल असेंबली में उसने जीती 4। ठीक है, ओनली 4 सीट्स उसने आउट ऑफ 16 जीती। तो जब 4 सीट्स उसने जनरल नेशनल असेंबली में जीती तो इसका मतलब है वो एक सीट का एलिजिबल है वो पार्टी कि उसको नेशनल असेंबली में वुमेन की सीट्स बलूचिस्तान के कोटा में से दी जाए। अब क्या होगा कि बलूचिस्तान के जो उस पार्टी ने नाम दिए होंगे फीमेल अपने नॉमिनीज के कि हमारे एमएनएज हो सकती हैं ऑन द रिजर्व सीट्स, उनमें जो टॉप पे नाम होगा ना वो ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन पिक करके उसका नोटिफिकेशन जारी कर देगा एज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। लेकिन अब ये सिनेरियो होगा, ठीक है, तो लाइकवाइज इस तरह से फिर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है। तो इस तरह चारों प्रोविंसेस में आपकी जो सीट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी। लेकिन जब आपकी माइनॉरिटीज की बात आएगी ना, तो अब इस टाइम पे सबसे लीडिंग पार्टी है पीएमएलएन। ठीक है, इंटरनेशनल असेंबली फॉर इंस्टेंस, ये पीएमएलएन है। ठीक है, अब तो इस टाइम पे क्या सिचुएशन है, फॉर इंस्टेंस पीएमएलएन की 266 में से जनरल सीट्स हैं 100, तो हम 100 की आप परसेंटेज निकालेंगे कि 266 पे टोटल परसेंटेज क्या बनती है, तो जो टोटल 10 सीट्स होंगी, टोटल 10 सीट्स होंगी, तो उन 10 सीट्स में जो आप क्या करेंगे, उन 10 सीट्स में जो है वो में से आप ये करेंगे कि 266 में से 10 सीट्स आपकी जो टोटल 10 सीट्स हैं
उनमें से आप देख लेंगे परसेंटेज में से कितनी असाइन होती है, और उसके लिए फिर लाजमी है कि वो किसी भी सूबे से, पूरे पाकिस्तान से हो सकता है उस पार्टी की जो है वो सारे के सारे इस्लामाबाद से मेंबर देते हैं माइनॉरिटी के। अगर उसके 3 बंदे बनते हैं, 2 बनते हैं, वो सिंध से दे दे, कहीं से दे, वो पार्टी के ऊपर फिर मुनहसर है कि पार्टी कहाँ से देना चाहती है। वो उसने जो लिस्ट दी होगी उस हिसाब से 10 नाम हर पार्टी दे रही होगी, जो टॉप पे नाम होंगे वो पिक हो जाएंगे। ठीक है। तो जो माइनॉरिटीज के लिए ना आपका होगा, क्या कहते हैं, ऑल पाकिस्तान में से वो दे सकते हैं, लेकिन जो फीमेल्स की सीट्स हैं वो पार्टीज को उनके कोटा के हिसाब से, प्रोविंशियल कोटा के हिसाब से असाइन की जाएंगी। ये थोड़ा सा एक पॉइंट है टेक्निकल, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर ये आपको क्लैरिटी नहीं है तो मुझे काइंडली बताइएगा, ताकि मैं इसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है। अगर इनकेस आपको नहीं होता, और आप कॉन्टैक्ट तो हमेशा कर सकते हैं, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा, उसके अलावा फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया की जो सीट्स हैं वो, ये आर्टिकल 3A बताता है कि वो अब खत्म हो गई हैं, और अब नेशनल असेंबली में फेडरल एरिया का नहीं है। ठीक है। और 2018 वाले इलेक्शंस में क्योंकि अमेंडमेंट आई थी, तो उस टाइम पर यह था कि 2018 के इलेक्शंस तक जब डिसोल्यूशन नहीं होती तब तक उनका नाम होगा। उसके बाद से अब 2024 का जो इलेक्शन हुआ है उसमें ट्राइबल एरिया की कोई सीट नहीं है, अलग से सीट नहीं है, वो मर्ज केपी की सीट थी, टोटल 45 होगी। ये बताया 10 सीट्स नॉन में होगी। ठीक है। Seats in the National Assembly shall be allocated to each province and the federal capital on the basis of population in accordance with the last preceding census officially published। अच्छा, ये जो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है ऊपर, ये आपकी सेंसस की बेस पर होती है, लेकिन क्योंकि इस वक्त 2017 का सेंसस हुआ था, 2017 के सेंसस पे ही सीट्स एज इट इज मौजूद थी, उसी पर ही सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, और अभी भी क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया तो वही चीज़ को कंटिन्यू किया गया। लेकिन फ्यूचर में जाके अगर फॉर इंस्टेंस ऐसा होता है कि सिंध की पॉपुलेशन बढ़ती है और किसी कम होती है, लेकिन इन द प्रोविंसेस सीट्स में डिस्ट्रीब्यूशन आया है, कराची की एक सीट कम हुई है, इंटीरियर सिंध की एक सीट बढ़ी है, इस तरह से विद इन द प्रोविंसेस हुआ है, इस तरह से डिविजन्स के अंदर डिफरेंस हुआ है। लाइक जेलम की अब सिर्फ एक नेशनल असेंबली की सीट है, पहले जेलम की 3 नेशनल असेंबली की सीट्स होती थी, तो 2 नेशनल असेंबली की सीट्स होती थी। तो इस तरह से आपकी थोड़ा थोड़ा चीजें इन द सिटीज चेंज हुई है पॉपुलेशन के हिसाब से, फिर आप प्रोविंस के अंदर जो सीट्स होती हैं उनकी फिर कंपोजिशन आप अंदर जो सिटीज की पॉपुलेशन है उस हिसाब से प्लस माइनस कर रहे होते हैं। लेकिन ओवरऑल प्रोविंसेस की सीट्स अभी तक सेम रही है, पॉपुलेशन में कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं था। लेकिन अगर फ्यूचर में अगले सेंसस में फॉर इंस्टेंस अभी 5 साल बाद या 10 साल बाद जब भी होता है, और उसमें ऐसा लगता है कि पंजाब की पॉपुलेशन कम हुई है और बाकी प्रोविंसेस की बढ़ी है, तो पंजाब की सीट्स कम करके बढ़ा दी जाएंगी। जैसे ये बात हुई 1998 के सेंसस के हिसाब से, पंजाब की पहले 148 सीट्स होती थी, जो 2008 के इलेक्शन में भी और 2013 के इलेक्शन में भी यूज हुई। लेकिन 17 के सेंसस में पंजाब की 7 सीट्स कम हुई, इस्लामाबाद की एक सीट बढ़ाई गई 18 के इलेक्शन के, और 24 में बढ़ी। उसके अलावा केपीके में सीट्स कुछ बढ़ी, कुछ सिंध में सीट्स बढ़ी, इस तरह से, और बलूचिस्तान में 2 सीट्स बढ़ी, तो मिला के आपकी 7 सीटें टोटल फिर पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। तो ये फिर आपके सेंसस की बेस पे डिसाइड किया जाता है कि कितना किस जगह पर सीट्स जो है वो रिक्वायरमेंट है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा सिंगल मेंबर टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी। ठीक है। और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होगा, मतलब हमारा एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही बंदा इलेक्ट होकर आएगा। ठीक है। अब ईच प्रोविंस शैल बी सिंगल, ये मैंने जो ऊपर आपको पॉइंट बताया, ईच प्रोविंस शैल बी सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर द रिजर्व सीट ऑफ मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर ऑल सीट्स रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम विल बी द होल कंट्री। ये पॉइंट मैं ऊपर बड़ा आराम से आपको बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करके आ चुका हूँ। ये आर्टिकल 61 का सबसेक्शन 51 का सबसेक्शन 6 जो है वो इसको डील कर रहा होता है। ठीक है। तो आर्टिकल 51 का सबसेक्शन, ठीक है, इसका 6 का जो डी क्लॉज है वो ये कहती है कि मेंबर्स टू द सीट रिजर्व फॉर वुमेन विच आर एलोकेटेड टू प्रोविंस अंडर क्लॉज शील शैल बी इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉज थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सीधी सी मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मैंने आपको बताया कि जितनी परसेंटेज उस पार्टी ने ली है उसी हिसाब से उसको फीमेल की सीट्स होगी। लेकिन आपने जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स दी होंगी उसमें जो प्रायोरिटी होगी उस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी ने जो है वो दिया होगा, रिटर्नेड कैंडिडेट्स को दिया होगा, और वो होगा। और इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे, उन्होंने क्योंकि 3 दिन के अंदर ज्वाइन करना होता है, उन्हें डिसीजन लेना होता है वो किस पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, तो 3 दिन तक वेट किया जाएगा, फिर ये डिसाइड होगा। क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि ये वाला पॉइंट जो है बेसिकली ये एक्सप्लेन कर रहा है कि 3 दिन के अंदर जो है वो आपका जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं वो हमेशा हम फिलहाल पार्टी में ज्वाइन करते हैं, मोस्टली ये होता है जो पार्टी लीड कर रही होती है इन द नेशनल असेंबली, उसी की तरफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स चले जाते हैं। तो फिर पार्टी स्ट्रेंथ एक्चुअल पता चलती है 3-4 दिन बाद। तो 3-4 दिन का वेट, ऑफिशियल गजट का पब्लिश होने का वेट किया जाता है कि इंडिपेंडेंट्स भी अपना डिसीजन ले लें कि हमने किस पार्टी में जाना है। और उसके बाद उस पे फिर लेकर अब पाकिस्तान में आपको पता है कॉन्स्पिरेसीज बड़ी चलती हैं कि जी पैसा चला, ये हुआ वो हुआ। लेकिन इंडिपेंडेंट्स का भी जरी बात है, उनका है कि वो जीत कर तो आ गए, लेकिन अगर वो अपने हल्के के लिए काम करवाना चाहते हैं तो फिर वो जरी बात है रूलिंग पार्टी के साथ अगर जाएंगे तो वही फंड्स ले सकते हैं, अपने हल्के का काम करवा सकते हैं, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। तो वो फिर 3 दिन के अंदर जो है वो रिटर्न कैंडिडेट्स जो है वो
डिसाइड करके फिर टोटल स्ट्रेंथ जो बनेगी उस स्ट्रेंथ के हिसाब से फिर वुमेन सीट्स भी डिसाइड होंगी। वो प्रोविंस वाइज होगा कि उन प्रोविंस की जनरल असेंबली में जनरल सीट्स में से कितनी सीट्स जीती हैं, और ओवरऑल में से जो जीती होंगी उसके हिसाब से फिर आपकी माइनॉरिटी सीट्स डिसाइड हो रही होंगी। ठीक है, ये देखें, ये ई क्लॉज, ये मैं सारे पॉइंट्स ऊपर आपको एक्सप्लेन करके आ चुका हूँ। मेंबर्स ऑफ द सीट्स रिजर्व्ड फॉर नॉन मुस्लिम्स शैल बी इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स वन बाय ईच पॉलिटिकल पार्टी इन नेशनल असेंबली। तो जो माइनॉरिटी की सीट्स होंगी वो किससे होंगी, वो टोटल से। तो आर्टिकल 51 का सबसेक्शन डी जो है वो डील करता है वुमेन की किस तरह से सीट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है। आर्टिकल 51 का सबसेक्शन 6 का क्लॉज ई जो है वो डील करता है कि नॉन मुस्लिम्स की, और आर्टिकल 51 का सबसेक्शन 6 का क्लॉज डी डील करता है कि वुमेन की किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो आर्टिकल 51 टोटल जो है कंपोजिशन ऑफ द नेशनल असेंबली को लेके बात करता है। तो उम्मीद है आपको जो आज वाला लेक्चर है ये पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।